भारत न तो G7 का सदस्य है और न ही वो पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाने के दबाव में आया। ऐसे में उसे G7 के सम्मेलन में बुलाने पर अमेरिका ने सफाई तक दी। भारत के वज़ीर आज़म मोदी को भी बुलाया गया है अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। के प्राइम मिनिस्टर साहब की और वो गए हुए हैं जर्मनी और वहाँ पे G7 की समिट चल रही है। तो वहाँ पे लोग ये भी कहते हैं, बहुत बार लोग बात करते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता, प्रिय साथियों, इंडिया फर्स्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक जर्मनी में अभी चल रहे G7 समिट पर भारत का उसमें भाग लेना है। G7 में यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान व कनाडा सदस्य हैं। ये दुनिया का एक एलीट व डेवलप कंट्री का ग्रुप है जो कि दुनिया के 45% जीडीपी व 60% वेल्थ पर कंट्रोल करता है। हालांकि भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी भारत की बढ़ती हुई सामरिक व आर्थिक ताकत को देखते हुए हमें भी इसमें लगातार आमंत्रित किया जाता है। इसी मुद्दे पर पाक में भारी हलचल मची हुई है। पाक को लगता है कि G7 समिट में भारत चीन व पाकिस्तान के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही इस तरह भारत की दुनिया में बढ़ते हुए प्रभाव व महत्ता को भी पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है तथा इस समिट की कमियां निकाल के अपनी खींच मिटा रहा है। इन सब मुद्दों पे भारत व पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए चलिए इस वीडियो में देखते हैं। जय हिंद। जहां पीएम जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, इमैनुअल मैक्रों और जस्टिन ट्रूडो जैसे विकसित देशों के नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। 26 और 27 जून को G7 की एनुअल समिट होगी और प्रधानमंत्री वहां ऊर्जा, पर्यावरण, फूड सिक्योरिटी और लोकतंत्र जैसे अलग अलग मुद्दों पर दुनिया को संबोधित करेंगे। रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद ये पहली G7 समिट है जहां रूस का मुद्दा छाया रहेगा। भारत न तो G7 का सदस्य है और न ही वो पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाने के दबाव में आया। ऐसे में उसे G7 के सम्मेलन में बुलाने पर अमेरिका ने सफाई तक दी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि भारत को G7 का न्योता इसलिए भेजा गया है क्योंकि सम्मेलन के एजेंडे में कई अलग अलग मुद्दे हैं जिनमें भारत काफी अहम रोल निभा सकता है। लेकिन अमेरिका ने ऐसे कयासों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की और जॉन कर्बी ने कहा कि भारत को G7 के सम्मेलन में बुलाने का मकसद उसकी किसी दूसरे देश के साथ साझेदारी को तोड़ना नहीं है। हमारा मकसद है कुछ साझा प्रयासों पर एकजुट होना। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली शामिल हैं। पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी है उसका 40% G7 देश बनाते हैं। यूरोपियन यूनियन इस G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन G7 के वार्षिक सम्मेलन में वो हिस्सा लेता है। ऐसे अहम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक का न्योता प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ग्रुप ऑफ 7 आप जानते हैं कि ये 70s 80s में बना था और इसमें जो ज़माने में कोल्ड वॉर का ज़माना था तो जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे, डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, उसमें उनको इस ग्रुप में शामिल किया गया। उसमें अमेरिका था, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान और कनाडा। तो ये ममालिक ओरिजिनली इस ग्रुप में थे। इस साल जो हो रही है वो जर्मनी में हो रही है इस वीकेंड पे और ये 48th समिट है G7 की। इंटरेस्टिंगली जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई दोस्तों तो 1997 में रशिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया और फिर इसको G7 की बजाय G8 का नाम मिल गया, ग्रुप ऑफ 8। लेकिन वो ज़्यादा देर पा साबित नहीं हुई रशिया की मेंबरशिप और फिर हमने देखा कि 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया, जो उस वक्त यूक्रेन का हिस्सा था, जब उस पर कब्ज़ा किया तो कुछ यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस लगाई, कुछ अमेरिका ने भी लगाई और फिर जो है रशिया को G8 से भी फारिग कर दिया गया। तो फिर वो G8 से फिर G7 हो गई। अब उसका इजलास जो जर्मनी में होने जा रहा है इस वीकेंड पे, उसमें दिलचस्प बात हमारे नुक्ता नज़र से ये है कि उसमें भारत के वज़ीर आज़म मोदी को भी बुलाया गया है अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। जहाँ इंडोनेशिया है वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बुलाया गया है। नो डाउट भारत एक इमर्जिंग इकॉनमी है, इस वक्त 2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। इंडिया और की जो शमूलियत है वो एक लिहाज से
आप कह सकते हैं एक परमानेंट फीचर भी बन सकता है, क्योंकि अब रशिया उसका हिस्सा नहीं है और न चीन इस ग्रुप का हिस्सा है। तो ये मुमकिन है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रशिया जो भारत जो है वो क्वाड का हिस्सा है एशिया पैसिफिक में, और फिर एक दूसरा जो क्वाड है वेस्ट एशिया में उसका भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका है, इसराइल है, यूएई है और भारत। उनकी मीटिंग अगले माह होगी 13-16 जुलाई के दरमियान, जब प्रेसिडेंट बाइडन इसराइल सऊदी अरब का दौरा करेंगे, तो उसी दौरान एक वर्चुअल समिट होगी। आपके प्राइम मिनिस्टर्स आपकी और वो गए हुए हैं जर्मनी, और वहाँ पे G7 की समिट चल रही है, तो वहाँ पे लोग ये भी कहते हैं, बहुत बार लोग बात करते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई आउटकम नहीं है इसका, कि किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो या कुछ भी। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि इस बार कुछ आगे हम कोई कहानी या कोई बात बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए अर्जुन, ये केवल G7 का प्रॉब्लम नहीं है। ये आप जितने भी मेजर जो डेवलप्ड कंट्रीज के अगर आप ग्रुपिंग देखेंगे, उनमें अधिकतर प्रॉब्लम यही हो जाती है कि वो डिस्कशंस काफी करते हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअल में डेवलपिंग कंट्रीज टैकल कर रही होती हैं और वो सॉल्व कर रही होती हैं। तो G7 इज जस्ट एन एग्जांपल। वो इसलिए क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो चाहे वो आप ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट या फिर टेररिज्म या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इन सब चीजों उसी में भी आपको दिखाई देगा कि सबके अपने अपने एजेंडा है, सबके अपने अपने स्पेसिफिक कंट्री बेनिफिट्स हैं, और इसीलिए इसके रिजल्ट निकलते नहीं है। मैं ऐसे कई मल्टीलैटरल फोरम्स जो हाई लेवल के होते हैं वहाँ पे हम कवर कर चुके हैं, और कुछ खास निकलते हुए दिखाई नहीं दे। और G7 में भी वही है, मोर ऑफ एन इकोनॉमिक ड्रिवन एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। अगर इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं G7 की, उनके अंदर बहुत ज्यादा दम होता, तो फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर ही रुकवा लेते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो पूरे वर्ल्ड पर ही पड़ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल दिल्ली में या फिर इस्लामाबाद में या फिर पेरिस में या फिर वॉशिंगटन में और लंदन में फर्क पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड को पड़ रहा है, पर ये कंट्रीज नहीं कर पाती हैं। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। पर एज आई मेंशन कि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया जाता है, एक टाइम सही हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको बहुत सारे लीडर्स के साथ में एक साथ मिलने का मौका मिल जाता है, तो बायलैटरल पुल साइड्स बहुत सारे हो जाती हैं, वहां पर काफी कुछ काम हो जाता है। बट अगेन प्राइमरीली बायलैटरल लेवल पर हो जाता है, और मल्टीलैटरल फोरम के तौर पर कम ही काम हो पाता है। पर भी काम हो रहा है। फूड शॉर्टेज को लेकर हमने कई ग्लोबल बॉडीज के इसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों देखे हैं। कई कंट्रीज इस पे एक्ट कर रही हैं, इंडिया भी उसमें से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। कुछ चीजों पर बीट वगैरह पर हमने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, फिर कुछ हल्के फुल्के रिलैक्सेशन दिए गए। तो बहुत सारी चीजों पर एजेंडा में है, वो एक्शन होता है। पर इस तरह की चीजें अज्यूम करना कि शायद G7 हो तो जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, क्योंकि G7 मीन्स the 7 most developed and the leader countries of the world coming together, but failing to solve the problem. तो वो एक डायरेक्शन मिलता है, एक दिशा मिलती है, लेकिन इमीडिएटली कुछ सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये फूड शॉर्टेज हुआ और ऑयल सप्लाई है, रिसेशन को लेकर काफी कुछ गाइडलाइंस पर बात होने वाली है, और बाकी जो आपको इश्यूज बड़े हैं लेकिन रूटीन है वो दिखाई देते हैं, टेररिज्म, जैसे ग्लोबल यूक्रेन वार्मिंग, वॉर है। एनवायरमेंट। एग्जैक्टली।